दोस्तों क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो सारे एसएससी के लिए अप्लीकेबल होता है वो हम बता दिए थे, जिसमें था आपका जो है सेक्शन 112 था, 112A, 111A और 115BB, 115BBE। ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स था, सारे एसएससी के लिए अप्लीकेबल होता है। उसमें कुछ एक एरर्स आ गया है, कुछ हल्का सा मिस्टेक हुआ है, जिसमें बताया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब ट्रांसफ़र करते हैं 1/10/2004 या उसके बाद, तो उस पे जो भी आपका मतलब जो भी कैपिटल एसेट, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है, जैसे आपका इक्विटी शेयर हो गया कंपनी का, इक्विटी ओरिएंटेड फंड हुआ, या यूनिट है बिजनेस ट्रस्ट का, और वो ट्रांसफ़र करते हैं 1/10/2004 को या उसके बाद, तो अगर एसटीटी उस पर पेड करते हैं ट्रांसफ़र पे, तो मात्र आपको 15% का टैक्स लगेगा, ठीक है, उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, ठीक है। ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स था, गलती से उसमें उसके लिए मिस्टेक हुआ है, रेक्टिफाई कर दे। उसमें क्या है कि आपका लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि वीडियो जब हमने देखा तो उसमें था 1/4/2004, ये नहीं होगा आपका, उसमें होगा 1/10/2004। तो इस डेट को या इसके बाद अगर कोई भी शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब इक्विटी शेयर कंपनी का, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट को, और इस पर एसटीटी पे करते हैं तो 15% का इस पर आपको टैक्स लगेगा। ये हुआ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हर सारे एसएससी के लिए। चलिए अब कुछ बताए थे कि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो है 115BBE में लगता है। 115BBE अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम मतलब समझ में आ रहा है कि उसको डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं गया असेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ बताया नहीं है, जिस पे टैक्स हम अवॉइड कर रहे हैं, टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, हम टैक्स बचाना चाह रहे हैं। इसका मतलब सीधा हो गया कि आप सेंस आता है कि ये काला धन ब्लैक मनी है। आप जब टैक्स नहीं पे कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट पेइंग टैक्स ऑन इनकम विच यू अर्न, जो इनकम आप अर्न किए हैं और आप उस पर टैक्स बचा रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो आपको काला धन हो गया। आप समझिए, गौर से समझिएगा, काला धन जो होता है, ब्लैक मनी है, जरूरी नहीं है कि हाँ इलीगल एक्टिविटीज से आएगा ही तो काला धन हुआ। जैसे बिहार में आपका शराबबंदी है, तो कोई शराब बेच के इनकम कमाएगा, वो इलीगल एक्टिविटी है, तो वो जो इनकम आपको ब्लैक मनी तो होगा ही, वो इलीगल एक्टिविटी है। लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मल आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं और आप उस पर टैक्स नहीं दे रहे, वो भी काला धन में आता है। आपको लग रहा होगा इतना दिन से काला धन का मतलब होता है कोई गैर कानूनी तरीके से पैसा कमा रहा है, तो जो इनकम होता है वो काला धन होता है, वो तो होता ही है। लेकिन अगर आप इनकम लीगल एक्टिविटी से कमा रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया से कमा रहे हैं, अगर वो इनकम आ रहा है और आप टैक्स नहीं दे रहे हो डिपार्टमेंट को, तो वो भी काला धन में आ जाता है। तो वही बताने जा रहे हैं 115BBE में कि अगर वो अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे आते हैं, तो उसमें जो है अगर आप इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते हो या डिस्क्लोज करते हो तो प्रॉपरली नहीं करते हो, तो आपको डायरेक्ट जो है टैक्स लग जाता है 60% प्लस 25% सरचार्ज और 4% HEC, जो फ्लैट आपको हो जाता है। टोटल में 78% आपको देना पड़ेगा। चलिए क्या क्या उसमें होता है। आपका है कि अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होता है, क्या क्या एसएससी छुपा सकता है, क्या क्या एसएससी छुपा सकता है, क्या क्या जो है वो ये सब काला धन ही है, ठीक है, ब्लैक मनी ही है, जो आप उस पर टैक्स नहीं दे रहे हो। तो देखिए क्या क्या हो सकता है जो एसएससी को भारी पड़ेगा
अगर वो ये सब छुपा रहा है, नहीं दे रहा है, टैक्स अवॉइड कर रहा है, ठीक है। एक होता है कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट ये होता है 68 में सेक्शन। एक होता है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट आता है, ये सेक्शन है 69 है। ये है अनएक्सप्लेन मनी ETC सेक्शन 69A है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और मनी नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, ये 69B है। ये सेक्शन ये है अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेक्शन 69C है। और लास्ट में होता है अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, ये होता है सेक्शन 69D होता है। ये सारे अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे कैश क्रेडिट हुआ सेक्शन 68, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट हुआ वो 69, अनएक्सप्लेन मनी हुआ 69A, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और मनी नॉट फुली डिस्क्लोज 69B, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर 69C, और अमाउंट जो है बोरोइंग और या रिपेड करते हो हुंडी पे, तो उस केस में भी आपका जो है आप उसके इनकम पे टैक्स लग जाएगा, फ्लैट जो है नेट 78%, ठीक है। चलिए अब ये कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि जब कैश क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, आपके बुक में कैश आया, ठीक है। ये जो कैश क्रेडिट यहाँ पे है, जब बोला जा रहा है कि जब आपके किसी फाइनेंशियल ईयर में, किसी प्रीवियस ईयर में अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, ठीक है, कैश आया, या बुक ऑफ अकाउंट में आप कैश दिखाए कि पैसा आया, लेकिन उसको जो है ना, उसका एक्सप्लेनेशन कि कहाँ से आया, उसका नेचर क्या है, आप नहीं बताए असेसिंग ऑफिसर को, या बता दिए लेकिन वो असेसिंग ऑफिसर संतुष्ट नहीं है, डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं है, तो उस ईयर का, जिस ईयर में पैसा क्रेडिट हुआ है, ठीक है, उस ईयर में वो इनकम को उस ईयर में उसको इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। और उसका फ्लैट जो है आपको 78% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। मतलब 78% मतलब 60 + 25 + 4%, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इफ अमाउंट credited in books of account SAC in any financial year but SAC not offer explanation about
नेचर एंड सोर्स ऑफ सच सम, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन गिवन बाय SSC is not satisfactory in eye of assessing officer. assessing officer मतलब अगर अमाउंट की किसी भी एसएससी के किसी फाइनेंशियल में किसी भी एसएससी के बुक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है और वो एसएससी जो है एक्सप्लेनेशन उसके बारे में, उसका नेचर क्या है, वो कहाँ से पैसा आया, कौन दिया पैसा, किधर से लाए हो, तो बताया, ठीक है, वो बताया कि हमने रिलेटिव से लिया है, श्याम से लिया, घनश्याम से लिया, मोहन से लिया, राम से लिया, ठीक है, क्लियर नहीं लग रहा है एसेसिंग ऑफिसर को, संतुष्ट नहीं है, या तो बताया ही नहीं है कि कहाँ से या किधर है, या बताया तो भी संतुष्ट नहीं है, तो भाई आप ये कालाबाजारी कर रहे हो, ये कालाधन का पैसा है, ठीक है, ये जेन्युइन पैसा नहीं है, तो एसेसिंग ऑफिसर को आएगा गुस्सा, वो क्या करेगा, डायरेक्ट जो है उस पर 60 प्लस सरचार्ज लगाएगा 25 और +4 AGC लगा देगा, ठीक है, 78% लग गया आपका, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ बात है, कैश क्रेडिट में कुछ और है थोड़ा सा, कि उसमें फिर इस बार नया इंक्लूड हुआ है, थोड़ा सा अमेंडमेंट टाइप का है, और कोई जो बताना ज़रूरी है कि अगर कोई लोन ले रहे हो किसी से या बोरोइंग कर रहे हो, किसी से लोन ले रहे हो, दो चीज़ें इसमें दो चीज़ है, लोन बोरोइंग है, लोन और बोरोइंग है, ध्यान दीजिएगा, लोन बोरोइंग है, या दूसरा है कि शेयर एप्लीकेशन मनी है, शेयर एप्लीकेशन मनी होता है, या शेयर कैपिटल है, और प्रीमियम है। दो चीज़ें है, लोन है, बोरोइंग है, और एक है शेयर एप्लीकेशन मनी है, शेयर कैपिटल प्रीमियम है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप लोन बोरोइंग किसी से कर रहे हो तो आपको तो बताना ही है, किसको बताना है, एसएससी को बताना ही है, एसेसिंग ऑफिसर को, कि ये जो लोन और बोरोइंग कहाँ से आया, कौन दिया। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट में जो है कोई दिया कि डमी आदमी को नाम दे रहे हो, ये होता है कि आप डमी नाम दिखा के कि यहाँ लोन मिला हुआ है, काला धन का पैसा आप वाइट करना चाहते हो, ठीक है, तो पता करेगा कि भाई जो लोन बोरोइंग किए हो आप किससे लिए, श्याम से लिए, घनश्याम से लिए, मोहन से लिए, XY लिमिटेड से लिए, किससे लिए, बताइए कहाँ से लिए, इसका नेचर क्या है। उसके बाद अगर मान लीजिए एसेसिंग ऑफिसर संतुष्ट भी हो जा रहा है, ठीक है, वहाँ से लिए है, तो जिससे लिए है, मान लीजिए आप लिए XY लिमिटेड से लिए, उसको ही पकड़ेगा और उसको ही बोलेगा कि बताइए कि जो आप जो है लोन दिए हो, बोरोइंग किए हो, ये कहाँ से आया, सोचिए कहाँ है। एसएससी को तो पकड़ेगा ही, ठीक है, और एसएससी बोलेगा कि हम जो XY लिमिटेड से लिए लोन, तो भाई बताओ कहाँ पे, तो उसके पास जाएगा एसेसिंग ऑफिसर, ठीक है, उससे पूछेगा कि जो आप लोन दिए हो, ठीक है, वो जो है पैसा कहाँ से आया, ठीक है। अगर यहाँ पे संतुष्ट हो गया तभी माना जाएगा कि हाँ वो आप जो है ब्लैक काला धन आपका नहीं है, आपको टैक्स 78% का नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कैश आपके अकाउंट में घुसा, एसेसिंग ऑफिसर आपसे पूछा, लगा कि हाँ भाई आपके अकाउंट में जो पैसा है वो काला धन का पैसा है, पूछा कहाँ से आया, बता दिए, ऐसे ही संतुष्ट हो गया, तो ये तो ठीक है भाई, संतुष्ट हो गया तो आपको जो है
ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। लेकिन वही बात है कि जब लोन और बोरोइंग का बात आता है तो लोन और बोरोइंग जब कर रहे हैं तो उस केस में भी पूछेगा ही कि हाँ भाई अब पैसा कहाँ से आया, अब बता दीजिए, ठीक है, या नहीं बताए, आप नहीं बताए या बताए तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं, तो यहीं से जो है आपको मान लिया जाएगा ये पैसा जो है कालाबाजारी का है, काला धन है। लेकिन आप बता दिए कि यहाँ पैसा जो है सोर्स बताएं और सेटिस्फैक्शन भी हो गया असेसिंग ऑफिसर को कि ठीक है भाई पैसा जेन्युइन सोर्स से आया है। लेकिन बोलेगा नहीं, यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, जाएंगे कहाँ पे, उस आदमी से जिससे आप लोन लिए हैं उससे पूछेंगे, उससे जो इंक्वायरी करेंगे कि आप जो लोन दिए हैं वो पैसा कहाँ से आया। तब जाके जो है आपका जो है जब वहाँ संतुष्ट हो जाता है असेसिंग ऑफिसर, तब जाके जो है आपको टैक्स जो है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो है नहीं लगेगा। वही शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल और प्रीमियम का बात है। शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल और प्रीमियम आप किसी से भाई आप जब क्लोजली हेल्ड कंपनी, यहाँ होता है क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी होता है प्राइवेट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे एसएससी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो शेयर जारी किया। जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो है शेयर जो है पब्लिक को इशू नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ लिमिटेड लोग होते हैं, कुछ लिमिटेड होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, प्रमोटर होते हैं, उन्हीं को मिलता है, ठीक है। तो उसको जो आप शेयर इशू कर दिए तो आपको पैसा मिलेगा शेयर एप्लीकेशन मनी, या शेयर कैपिटल तो होगा आपका, या प्रीमियम है, प्रीमियम अमाउंट है, ये सारा पैसा जब होता है उस समय भी एसएससी पूछेगा कि भाई क्लोजली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कि ये पैसा कहाँ से आया, जो शेयर आप दिखा रहे हैं बुक में शेयर एप्लीकेशन मनी या प्रीमियम मनी दिखा रहे हैं या आपका शेयर कैपिटल है, ये कहाँ से आया, एक्सप्लेनेशन दीजिए। वहाँ पे संतुष्ट हो गया एसएससी में, फिर चलिए तो फिर बोलता है कि चलो पकड़ते हैं उससे, जिससे आप जिस आदमी को शेयर इशू किए थे उसके पास जाएंगे और उससे भी पूछेंगे कि भाई आप जो शेयर में पैसा लगाए हो वो पैसा कहाँ से आया, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, सोर्स कहाँ से आया, कहाँ सोर्स पूछेगा उसका, ठीक है। जब वहाँ पे संतुष्ट होगा तब जाके ही जो है उसको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 78% का नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ माना जाएगा कि जो है क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है ब्लैक मनी, ये ब्लैक मनी है और इसको जो है उस साल का इनकम मान लिया जाएगा जिस साल में आप बोरोइंग किए हैं, ठीक है, लोन लिए हैं, और आपको 78% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो है इस दोनों केस में क्या है कि if explanation given by SAC about nature or source of such sum is satisfactorily to the SAC। अगर एसएससी समझ रहा है कि उसका नेचर सोर्स ऑफ सस, वो जो नेचर उसका जो है उस पैसा जो लोन लिए बोरोइंग किए हैं या एप्लीकेशन मनी जो पैसा सब आया उसका जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री है टू द एसएससी के लिए, मतलब सॉरी एसेसिंग ऑफिसर बट still such income, such sum is
deemed to be income of SSC in financial year in which such borrowing or loan is taken or such application money received, only money, share capital or premium. If explanation given by SSC about nature source of such sum is satisfactory to the SSC or assessing officer, but still such sum is deemed to be income SSC in financial year in which such borrowing or loan is taken or such application money or share capital or premium received, if such credit is given on such credit is given in name of person, name of a resident person, sorry. Such credit is given in the name of resident person who also such borrowing is taken or receive unless such credit is given or in the name of resident person who also offer explanation about nature, source of such sum। देखिए यहाँ सीधा बात है कि कैश क्रेडिट में कुछ नहीं था कि पैसा आया आपके अकाउंट में, एसएससी को किसी को लगा कि ये पैसा कालाधन का है, वो उसे इंक्वायरी किया एसएससी से, एसएससी बताया कि कहाँ से आया या नहीं बताया, तो भाई अब डायरेक्ट जो है आप स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आपको 78% लगेगा। लेकिन अगर एसेसिंग ऑफिसर बता दिया, एसएससी बता दिया कि भाई पैसा कहाँ से आया, इसका नेचर सोर्स क्या है, और सेटिस्फाइड भी हो गया एसेसिंग ऑफिसर, फिर भी जो है उसको इनकम मान लिया जाएगा उस साल का जिस साल में बोरोइंग किया है, रिपीट किया है, या उस साल में जो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, या कैपिटल या प्रीमियम अमाउंट, जब वो जिसके नाम पे क्रेडिट हुआ पैसा, मतलब जिससे पैसा उठा रहे हैं, ले रहे हैं, वो उसको भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, तब जाके जो है संतुष्ट होने के बाद में जो है आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं लगना है। ठीक है, तो वही दिखा दिए हैं कि इफ एक्सप्लेनेशन गिवन बाय एसएससी अबाउट नेचर सोर्स ऑफ सच सम is satisfactory to the assessing officer, still such sum is deemed to be income of SSC in the financial year in which such borrowing or loan is taken or such application money, share capital or premium received, unless such credit is given in the name of resident person who also offer explanation as a nature and source of such sum, ठीक है, to the satisfaction of assessing officer। ये तो लोन बोरोइंग और शेयर कैपिटल के केस में आ गया। लेकिन एक और चीज़ बात है कि जहाँ पे जिसके नाम पे पैसा क्रेडिट हो रहा है, जिससे लोन ले रहे हैं बोरोइंग, जिससे शेयर, यहाँ पे बात हुई, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन का बात है, शेयर कैपिटल बात है। यहाँ पे अगर रेसिडेंट पर्सन in whose name
नेम क्रेडिट इज गिवन, जिसके नाम क्रेडिट है, गिवन इज वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी होता है। अगर जिसके नाम पे क्रेडिट हो रहा है, किससे पैसे, किससे जो है सेल्फ एप्लीकेशन मनी हमको मिल रहा है, यहाँ पे अगर वो व्यक्ति अगर वेंचर इन्वेस्टमेंट फंड है या वेंचर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, तो ये जो है लागू नहीं होगा। कौन सा लागू? जो उसे भी जाके पूछा जाएगा कि बताओ ये पैसा कहाँ से आया, ठीक है, इस केस में ये लागू नहीं होगा। डायरेक्ट जो है अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है उससे पूछा जाएगा कि हाँ भाई नेचर सोर्स बता दो, आपको टैक्स जो है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। मतलब वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी के नाम पर उसको अगर शेयर इशू किए हैं, वो व्यक्ति से जाके असेसिंग ऑफिसर इंक्वायरी नहीं करेगा, ठीक है, वो हो गया एक्सेप्शन आपका हो गया, ठीक है, ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। अब आइए कैश क्रेडिट तो हो गया। अब आइए अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 69। सेक्शन 69 क्या होता है कि अगर सब में क्या है कि जो भी एक्सप्लेनेशन आप दिए हैं, एक्सप्लेनेशन आप नहीं दिए, नेचर एंड सोर्स ऑफ सच इनकम, या एक्सप्लेनेशन दिए हैं तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उस केस में उस साल का इनकम मान लिया जाएगा। जैसे कि अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है, किसी फाइनेंशियल ईयर में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसी शेयर में, इक्विटी में, कहीं भी पैसा आप लगाए हैं, बॉन्ड में, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कुछ गंडोगोल है, तो वो आपसे इंक्वायरी करेगा, पूछेगा कि इसका नेचर और सोर्स बताइए। आप नेचर सोर्स बता दिए, ठीक है, मतलब पहले तो नहीं बताया, या अगर आप बताए तो संतुष्ट नहीं है असेसिंग ऑफिसर, तो उस केस में जिस साल में इन्वेस्टमेंट किए हैं और जिस साल में आप इन्वेस्ट किए हैं उसी साल का इनकम मान लिया जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर का, और आपको उस इनकम मान लिया जाएगा, और डायरेक्ट जो है 60 प्लस 25 और 4 का टैक्स लगेगा। अनएक्सप्लेन मनी, असेसिंग ऑफिसर लगता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में आप किसी मनी का बुलियन, मनी बुलियन, कुछ वैल्यूएबल आर्टिकल्स है, कुछ ज्वेलरी है आपके पास है, रखा हुआ है, ठीक है, आप उसके ओनर हो, तो आके असेसिंग ऑफिसर आपसे इंक्वायरी करेगा, पूछिएगा कि बताओ ये जो पैसा जो है, कुछ पैसा रखा हुआ आपके घर में रखा हुआ है, कुछ ये सोना है, चांदी है, ये है पैसा, ये रखा हुआ है, कुछ बुलियन है, कुछ आप गोल्ड का बार है, उस गोल्ड का सिक्का रखे हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ जो है आप अपने घर में रखे हुए हैं, तो अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दिए कि कहाँ से आया पैसा जो आप खरीदे हो, नेचर सोर्स, या जो दिए हो, तो असेसिंग ऑफिसर संतुष्ट नहीं है, तो उस साल का इनकम मान लिया जाएगा और आपको 78% का नेट टैक्स आपको लगेगा, ठीक है। आइए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और मनी नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, किसी फाइनेंशियल ईयर में आप इन्वेस्टमेंट किए या आप किसी भी मनी का आप ओनर हो, या कोई भी आपका ज्वेलरी या सब कुछ है और अपने बुक ऑफ अकाउंट में दिखाए हो, लेकिन जितना एक्चुअल में है उतना नहीं दिखाए हो, मतलब कम दिखाए हो। मान लीजिए कि 10 लाख रुपया आपके पास है, या इन्वेस्टमेंट किए हो 15 लाख का, 15 लाख का आपके पास है, या 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किए हो, लेकिन बुक ऑफ अकाउंट में आप 10 लाख ही दिखाए हो, तो 5 लाख तो कम दिखाए ना। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, ठीक है, कि आपको उस साल का इनकम मान लिया जाएगा जिस साल में आप जो है उस फाइनेंशियल ईयर में, और उस इनकम पे जो है डायरेक्ट जो है 78% का टैक्स लगेगा। एक है देखिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई एक्सपेंडिचर खर्च किए हो, ठीक है, और असेसिंग ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, और एक्सप्लेनेशन दिए, वो जो खर्च किए हो, आप सैलरी पे किए हो, रेंट पे किए हो, तो पे किए हो तो कहाँ से पैसा आया, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, नेचर सोर्स नहीं दिए, या दिए तो सेटिस्फैक्शन नहीं है असेसिंग ऑफिसर को, तो जिस साल एक्सपेंडिचर किए उसी साल का इनकम मान लिया जाएगा और डायरेक्ट टैक्स 78% नेट लग जाएगा। आइए अमाउंट बोरो और रिपेड ऑन हुंडी, हुंडी का मतलब होता है कि जो भी आप बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, हिसाब किताब लिख रहे हो, खाता बही तैयार करते हो, सब कुछ नहीं कर रहे हो, बिना हिसाब किताब का जो है अमाउंट बोरो कर रहे हो, ठीक है, किसी से पैसा ले रहे हो, नॉर्मली लेते हैं किसी से,
उधार लिए, कुछ लिखा हिसाब तो नहीं किए और चुकाए भी तो कुछ हिसाब किताब नहीं रखे, तो उस केस में क्या होता है, अगर अकाउंट पे ही चेक से नहीं करते हो, अदर देन अकाउंट पे ही चेक, तब जिस साल में बोरो किए हो या प्रीपेड किए उस साल का इनकम मान लिया जाएगा और आपको डायरेक्ट 78% लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एक बार बोरोइंग हो गया तो बोरोइंग और उस साल का इनकम मान लीजिए, जब रिपेड करोगे तो थोड़ा इनकम मानेंगे, दोबारा तो इनकम नहीं मानेंगे। तो ये बात है। तो अगर बिना हिसाब किताब का अदर देन अकाउंट पे चेक, अदर देन अकाउंट पे चेक, अगर अकाउंट पे चेक के थ्रू करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अकाउंट पे चेक के थ्रू नहीं है, ऐसे नॉर्मल कैश में ले रहे हो, ठीक है, लोन बोरो कर रहे हो, रिपेड कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, उस साल का इनकम माना जाएगा जिस साल में बोरो रिपेड कर रहे हो और आपको डायरेक्ट टैक्स 78% नेट लग जाएगा। तो सीधा सम अब क्या हुआ कि ये जो है आपका ब्लैक मनी ही है, काला ही धन है ना, इसमें कितना लगेगा 60% प्लस 25% प्लस 4%, ये है टैक्स रेट है, ये सरचार्ज है, ये है HEC है, टोटल आपको 78% का टैक्स लगेगा। फिर से बताते हैं, जो कैश क्रेडिट क्या मतलब क्या होता है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी प्रीवियस ईयर में अगर आपके अकाउंट में पैसा अगर इंटर कर रहा है तो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाइड करो, बताओ एक्सप्लेनेशन दो कि कहाँ से पैसा आया। लेकिन आप नहीं बताए या बताए तो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, भाई पक्का जो है एविडेंस नहीं मिल रहा है ना, उसको डर लग रहा है कि भाई ये तो काला धन का पैसा है, तो उस केस में भाई आप समझिए कि आप गए। लेकिन वही बोलता है कि जब लोन और बोरोइंग के केस में अलग से बता रहे हैं, लोन बोरोइंग और से लोन बोरोइंग जो होता है, किसी से लोन उठाते हो तो आपको संतुष्ट तो करना ही पड़ेगा कि यह लोन बोरोइंग कहाँ से उठाए, इसका नेचर क्या है, और उसके बावजूद जिससे आप ले रहे हो असेसिंग ऑफिसर, वो भी आदमी असेसिंग ऑफिसर को जवाब देगा कि भाई आप जो लोन दिए वो उसका नेचर सोर्स क्या है, तब जाके संतुष्ट होगा असेसिंग ऑफिसर, तब जो आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं लगेगा ये वाला, ठीक है। उसी तरह होता है शेयर एप्लीकेशन मनी होता है, शेयर कैपिटल होता है और शेयर प्रीमियम होता है। जब शेयर इशू करते हो, क्लोजली हेल्ड कंपनी प्राइवेट कंपनी है और नॉर्मली बहुत लिमिटेड होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेंबर बहुत कम होता है, ठीक है, अप टू जो है शायद 200, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो है आपका 200 मेंबर होता है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड मेंबर है तो आप जब भी शेयर इशू करोगे तो उससे जो आप शेयर एप्लीकेशन मनी लोगे या शेयर प्रीमियम या शेयर कैपिटल लोगे, तो आप असेसिंग ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये जो है मतलब ये एक्चुअल में होता नहीं है ना, आप लेते नहीं हो पैसा, आप उसका नाम देते हो झूठ मूठ का कि हाँ ये खड़ा कर देते हो कि उससे पैसा उठाएं, ये तो काला धन है, कहीं से कमाई इलीगल एक्टिविटी से और किसी का नाम डमी नाम दे दिए। इसीलिए जो है आपको जब आप असेसिंग ऑफिसर आपका शेयर एप्लीकेशन मनी जो किसके नाम पे दिखा रहा है, आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से पैसा आया, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। और संतुष्ट जब होने के बाद फिर जिस व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा ले रहे हैं, उसके पास भी असेसिंग ऑफिसर जाएगा या असेसिंग ऑफिसर को वो संतुष्ट करेगा वो व्यक्ति कि आप जो पैसा इन्वेस्ट किए हो, जो पैसा लगाए हो शेयर में, तो कहाँ से पैसा आया, ठीक है। संतुष्ट नहीं किए तो भाई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। लेकिन जब कहा जाता है कि मान लीजिए कि शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर कैपिटल पैसा ले रहे हैं, वेंचर कैपिटल फंड है, वेंचर कैपिटल कंपनी होता है, उससे अगर पैसा ले रहे हैं तो ये अपवाद हो जाता है। तो वहाँ पे असेसिंग ऑफिसर उससे इंक्वायरी नहीं करेगा, उसको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वही अगर एक्सप्लेनेशन दे दिया कि हाँ वेंचर कैपिटल कंपनी है, अब वेंचर कैपिटल फंड है, उससे अगर हम उसको शेयर इशू किए हैं, उससे जो हमको शेयर एप्लीकेशन मनी है, इतना संतुष्ट हो गया, बस हो गया, उसके पास फिर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है, बता दिए कि ये इन्वेस्टमेंट जो है आप किए, बुक ऑफ अकाउंट में नहीं देखा है, इन्वेस्टमेंट किए बुक ऑफ अकाउंट में नहीं देखा है और एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिए असेसिंग ऑफिसर को, लेकिन दे दिए, फिर उसके बाद भी आप जो है संतुष्ट नहीं है असेसिंग ऑफिसर, तो जिस साल में इन्वेस्टमेंट किए हो बाबू, उस साल में आपका उस साल का इनकम आना जाएगा और आपको डायरेक्ट जो है 78%, ठीक है। ऑनेस्टली मनी, आप किसी पैसा का मालिक हो, मतलब लगता है असेसिंग ऑफिसर को आप ओनर हो किसी ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, कुछ सोना चांदी गहना रखा हुआ आपके घर में, ठीक है,
गहना रखा हुआ है, कुछ आपका बुलियंस का मतलब गोल्ड बार कॉइन होता है, ये सब सोना चांदी का सब होता है, वो सब रखा हुआ है घर में, ठीक है। और आपको जो है असेसिंग ऑफिसर को आप एक्सपेंशन दिए, ये तो नहीं दिए तो गया, लेकिन जब दिए तो वो भी संतुष्ट नहीं है, तो उसके आसपास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप देखते करते हो कि हाँ छापा मरता है, तो छापा के बाद कितना दिक्कत होता है। छापामारी जब होता है दिन पर दिन जो है आप देख रहे हैं छापामारी होते जा रहा है, क्या वही तो है कि आपके घर में कैश रखा हुआ है, कुछ पैसा रखा हुआ है, कुछ सोना चांदी गहना बहुत रखा हुआ है। आपको बता दे कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब इंडिया में आप जो है कोई चीज़ रखे हो, अपने पास में पैसा रखे हो या बैंक अकाउंट में, तो आपको कहीं से भी असेसिंग कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं से डिटेक्ट हो जाएगा, आपको आप बच नहीं सकते हो। लेकिन वही पैसा जो है आप विदेश में डाल देते हो, तो कहा जाता है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि 78,20,000 करोड़ 78,20,000 करोड़ गूगल से का इन्फॉर्मेशन है कि इतना पैसा जो है इंडियन जो कोई व्यक्ति है, इंडियन व्यक्ति है, भारतीय है, उसका पैसा विदेश में है और इवन अनडिटेक्टेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है कि वहाँ पे किसी को डिस्क्लोज़ करने का। इंडिया में रखिएगा पैसा तो वो हो जाए गड़बड़, तो यही होता है। तो कोई पैसा आपके घर में है या कोई गहना है, सोना चांदी कुछ भी रखा हुआ है घर में, अगर आप जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो तो सेटिस्फैक्शन नहीं है असेसिंग ऑफिसर, तो उस साल में आपको माना जाएगा कि वो इनकम है, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा 78% का। लेकिन आप कोई इन्वेस्टमेंट किए या कोई भी पैसा आप ओनर हो, असेसिंग लगता है किसी पैसा का और बुक ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हो लेकिन कम दिखा रहे हो, तो उस समय भी उसको इनकम मान लिया जाएगा उस साल का, और आपको जो है टैक्स लगेगा 78%। कोई एक्सपेंडिचर किए और असेसिंग ऑफिसर एक्सप्लेनेशन नहीं दिए उसके बारे में, कहाँ से आया पैसा, जो आप जो है इन्वेस्ट किए, एक्सपेंडिचर किए हो, रेंट है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी आप जो है भुगतान किए हो या दिए हो, तो सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो वो भी एक्सपेंडिचर उस जिस साल में किए हो उस साल का मान लेगा इनकम और 78%। अगर कोई अमाउंट बोरो और रिपीट करते हुंडी पर, मतलब अगर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया जा रहा है, हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं ऐसे ही, तो अकाउंट पे चेक से होना चाहिए बोरोइंग या रिपेड उस अमाउंट का, तब जो है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ आप एक अदर देन अकाउंट पे चेक हो गया, तो उस केस में आपको लग जाएगा और उस साल का इनकम माना जाएगा जिस साल में बोरो या रिपेड किए हो। लेकिन एक बार बोरो पे अगर लग गया तो फिर रिपीट पे नहीं होगा, ठीक है, रिपीट पे जो है डबल रेट नहीं लगेगा। तो ये 115 BB इसका सेक्शन क्या है, 115 BBE स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है। चलिए